ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। हम आपको पूरे पी ब्लॉक का नाम लिख के बता दे रहे हैं एक बार। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 आता है। चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट इतना ही है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिस ऑल आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक 6 ग्रुप आता है। हमने आपको समझाया है पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों आता है। क्यों आता है बच्चों? बिकॉज पी ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है। सॉरी, इसको पी ब्लॉक तुम बोलते हो, पी सबसेल है। सॉरी, पी ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक तो ये है, इसको पी सबसेल बोलते हैं हम लोग। पी सबसेल है, ठीक है। सेल सबसेल समझता है, एटम के अंदर बड़ा सा सेल होता है ऑर्बिट, उससे छोटा सबसेल। ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, गोल गोल होता है, ये सबसेल है पी। इसका शेप कैसा होता है आपको ये भी पता होगा, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है। और ये 3 ओरिएंटेशन होता है, मतलब 3 तरह से इसको सजाया जा सकता है। पी ऑर्बिटल डम्बल को हम 3 तरह से रख सकते हैं। एक पीएक्स, इसको पीएक्स बोलते हैं, इसको पीवाई बोलते हैं, और इसको पीजेड बोलते हैं। पीएक्स यानी तुम इस डंबल को एक्स एक्सिस पे रख दो, पीवाई यानी वाई एक्सिस पे रख दो, पीजेड यानी जेड एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो एक ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो 1 2 3, 3 सीधे समाएंगे क्लॉकवाइज वाले और 3 एंटी क्लॉकवाइज वाले। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं पी सबसेल के अंदर। पी सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। 3 ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए पी के 6 लाइन है, याद रखना। अब देखो 13 14 15 16 17 18, ये 13 आ गया। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, नाम सुन लो, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। फिर से नाम सुन लो, ओरिजिनल नाम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। फिर आ जाओ ग्रुप नंबर 14, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, ये ट्रिक हो गया। नाम सुन लो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लीड, टीन और लीड, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 15 में आ जाइए। तो ग्रुप 15 में बच्चों आप देख लीजिए, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये ट्रिक हो गया। बट इसको नाम याद करने का, नाम क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ। आप जब भी लिखिए तो पूरा नाम लिखिए कॉपी में। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 पे आ जाते हैं, उस से टीपो, ये इसका ट्रिक है याद रखने का। और इसका नाम ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेरूलियम। फिर से सुने, टी वाले बहुत सबसे ज्यादा नाम है, इसलिए हम जोड़ कर रहे हैं। टेरूलियम, क्या नाम है, टेरूलियम और पोलेनियम। उसके बाद ग्रुप 17 पे आ जाइए, तो फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी है, या ऑटो भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंस्टेटाइन। यहाँ पर हीना नीना और करीना का ऐसे ब्लैंक है, जेरोक्स रंगीन। फिर से हीना नीना करीना, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का इसी को पढ़ो, जेरोक्स रंगीन, ठीक है। ये नोबल गैस है ग्रुप नंबर 18 का। असली नाम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन है। ये सब गैस है, मोनोएटॉमिक गैसेस इनको बोलते हैं, एक ही एटम में पाए जाते हैं। अब यहां से जो ब्लू मार्किंग किया वो मेटल है, जो ग्रीन मार्किंग किया वो मेटल वाइड। पी ब्लॉक में हमने आपको बोला था कि सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसा सीरीज है, जैसे एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल मिलता है, डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल मिलता है, बट पी ब्लॉक में मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटल वाइड भी तीनों मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया ब्लॉक माना जाता है। ऊपर साइड में नॉन मेटल होते हैं, नीचे आओगे तो मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो ऊपर मेटल, फिर मेटल वाइड, फिर नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल, मेटल वाइड, मेटल, यानी नीचे आने पे मेटल होने की गुण बढ़ रही है, समझा। पूरा पूरा पहले नॉन मेटल था, फिर बीच वाला हुआ आधा मेटल आधा नॉन मेटल, और फिर पूरा मेटल हो गया। मतलब किसकी गुण बढ़ रही है, मेटल की। ओके, तो ये हो गया। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। 13 ग्रुप है, तो देखो टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए लास्ट में सबके। तो यहाँ देखो NH2NP1 लिखा है, मतलब इन सबका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो S में 2 और P में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर NH2NP2 NH2NP3 NH2NP4 NH2NP5 ऐसे एंड सो ऑन। ओके चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अभी ग्रुप 15 से चालू करेंगे। 13 14 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए, ओके। चलिए, तो हम लोग पहला ग्रुप चालू कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 15, जो कि 12वीं यहीं से चालू होती है, 12वीं में पढ़ाई। ग्रुप नंबर 15 बच्चों, इस ग्रुप का नाम है निकोजेन। निकोजेन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो जहरीले होते हैं हमारे शरीर के लिए। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, या नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कंपाउंड है, जैसे अमोनिया यूरिया, ये सब हमारे लिए पॉइजन है।
इसीलिए निकोजेन वर्ड का मतलब होता है पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस है, इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग निकोजेन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजेन बिकॉज दे आर पॉइजनस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप, जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो 15 है तो 5 आना चाहिए जोड़ के, तो NH2 लिख दो, 2 हो गया, और NP कितना हो गया 3, टोटल मिला के 5 हो गया ना। टोटल मिला के 5, यहाँ 5 मत भर देना। कुछ बच्चे जो क्या सोचते हैं कि लास्ट में 5, नहीं, ये दोनों मिला के 5 होना चाहिए, लास्ट ही है ये। तो यहाँ N है तो यहाँ भी N है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन आता है? N फॉर नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, A से आर्सेनिक, SB एंटीमोनी, और BI बिस्मिथ। ठीक है, याद रखने का ट्रिक बहुत आसान है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, ये हो गया। अब इनका ये ट्रिक हो गया, ये नाम हो गया। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान होता है, हम आपको ट्रिक सिखा दें। सबसे पहले आपको नोबल गैस लिख देना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। लिख दिए नोबल गैस हमने। पहले आपको नोबल गैस लिख देना है, उसके बाद ये फॉलो करना है, ध्यान देंगे, ये फॉलो करना है। यहाँ 2 नंबर पीरियड से चालू होता है, पीरियड नंबर 2 से चालू होता है। ठीक है, हम आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा दे रहे हैं। देखिए ये पीरियड नंबर 2 से चालू होते हैं सब लोग। हमने बताया था 1 नंबर ब्लैंक है, समझो, बस इस कोने में 1 और इस कोने में 1 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 से चालू होता है, तो n का वैल्यू यहाँ 2 रख दो, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, 2s2 2p3। फिर उसके बाद यहाँ पर n का वैल्यू 3 रख दो, तो 3s2 3p3। तो 2s से चलता है, मस्त, 2sp चला। कोई पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो ये लास्ट में जोड़ करके बताना दोनों को। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट सेल, लास्ट सबसेल नहीं होता है, लास्ट सबसेल नहीं होता है। ठीक है, लास्ट सेल होता है, लास्ट सबसेल नहीं होता है। देखिए, तो लास्ट सेल होता है, सबसेल नहीं। देखो कोई सोच रहा है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो गलत है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर लास्ट सबसेल। P इज ए सबसेल, नॉट सेल। क्लियर है ना? S और P दोनों मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट, लास्ट सेल कौन सा है? सेकंड सेल। तो ये भी मिलाना पड़ेगा, समझ में आया ना? तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 2 और 3 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है, सबके 5 होंगे, क्योंकि ग्रुप 15 में ही 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4s2 लिखेंगे, 4p3। अब देखो 3 से कम 2 होता है, 2 में D नहीं आता है, एक कम आता है। D जो होता है वो एक कम में भरता है। आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं। देखो NS होता है, फिर NP होता है, फिर N-1D होता है, और N-2F होता है। मतलब यहां जितना रखोगे उससे एक कम, और यहां पर कितना कम? 2 कम F में, याद रखना, ये ट्रिक होता है। ओके, NS, NP, N-1D, N-2F ऐसे भरते हैं P ब्लॉक में। ये किसका आइडिया है? पूरा P ब्लॉक का, पूरा आइडिया P ब्लॉक का है। कुछ लोग इसको सामने लिखता है, ऐसे लिखते हैं, N-2F, फिर N-1D और NS, और उसके बाद NP। ये ऑर्डर है बच्चों, ये ऑर्डर है। और D कहां से चालू होगा? 3 से, और F कहां से चालू होगा? 4 से। ये तो ज्ञान कल ही बताया था हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो क्वांटम नंबर के लॉजिक से है कि 3 से पहले 2D क्यों नहीं होता है। कोई पूछ लिया तो बता दोगे ना एजीमुथल क्वांटम नंबर देख के? ओके, तो यहां पर देखो 4 से कम 3D पॉसिबल है, तो 3D 10 भर के आएंगे हम। ठीक है, क्योंकि D पार कर चुके होते हो तुम। फिर यहां पर आओगे तो ये आएगा 5s2 5p3, यहां भी D भरेगा 4D। 4 से कम 3 में F नहीं होता तो वो नहीं भर सकता। फिर यहां पर आओगे तो 6s2 6p3, और उससे कम कितना होता है? 5D 10 और 4F 14। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत सीधी बात रखो यार, लास्ट वाले में F आता है, इन दोनों में D आता है, इन दोनों में S पे, ये दोनों एक जैसा, ये दो एक जैसा, और ये आखिरी एक जैसा।
ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान। अब दो जगह चेंज हो रहा है, देखो हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ sp के बाद अचानक से d आ गया, तो देखना बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आपको दिखेंगे, याद रखना इसको। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये दोनों एक जैसा था, अचानक से इसमें कौन आ गया, f आ गया, तो अचानक हुए परिवर्तन से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप दो जगह ध्यान रखिएगा, अक्सर आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा तो आपका जवाब ये f ऑर्बिट को जिम्मेदार ठहराना होता है। और यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कोई पूछा फास्फोरस आर्सेनिक का कुछ भी सवाल, ऐसा क्यों हो गया, तो ज्यादातर केसेस में, आई एम नॉट टेलिंग 100% तुम ये बोलो, ज्यादातर केसेस में हम लोग डी को जिम्मेदार ठहराएंगे, डी ऑर्बिटल आने से ऐसा हुआ है। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन जिसको हमने बहुत बारीकी नजर से देखा है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख जाइए कि ग्रुप 15 जो ग्रुप 15 है उसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में p हाफ फील्ड है। ठीक है, तो याद रखना क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 NH2 NP3 have extra stability due to half filled p orbital। हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होने की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी 15 ग्रुप की ज्यादा है 14 और इसके बाद 16 वालों से। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, जल्दी से आप नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो अगला प्रॉपर्टी है, पहला हमने पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन। देखो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ग्रुप 15 का पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले चीज सुनेंगे कोवेलेंट रेडियस क्या है और क्यों आया। तो सबसे पहले हम लोग ना एक्चुअली साइज पढ़ रहे हैं, तो बार बार हम लोग बीच में कुछ ऐड करेंगे, मोटा मोटी चीजें लिख देते हैं, बाकी आप अच्छे से लिखना जब हम बोलेंगे तो कोवेलेंट रेडियस यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आप इसको एटॉमिक साइज बोल सकते हो, आप इसको एटॉमिक रेडियस की बात कर सकते हो। कोवेलेंट साइज का मतलब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ही मतलब है। चूंकि एटम गोल है तो गोल चीज की साइज का अनुमान रेडियस से लगाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, साइज जो एटम का नापा जाता है उसको नापने के अलग अलग तरीके बने हुए हैं। ठीक है, एलिमेंट में आपने पढ़ा होगा, मेटल का जो साइज नापते हैं उसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, मेटल का साइज कैसे नापते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड जो होता है उस मेटालिक बॉन्ड का लेकर के आधा करते थे। ठीक है, और उसके बाद कोवेलेंट रेडियस कैसे निकलता है, तो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नाम से भी समझ रहा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जब दो लोग बनाएंगे, शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करके ऐसे चिपके रहते हैं, तो उनके बीच की दूरी लेकर के, देखो हमें समझाते हैं, जैसे दो एटम ऐसे चिपका हुआ है, तो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी लेके आधा करते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस निकलता है। ठीक है, और एक आता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस नोबल गैस के लिए यूज होता है, बिकॉज वो लोग बॉन्ड ही नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाते, मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बनाते, कोई बॉन्ड नहीं बनाते, तो उनका साइज कैसे नापेंगे, तो उनके लिए एक नया आइडिया बनाया गया, उनके मॉलिक्यूल का साइज नापा जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। मॉलिक्यूल नाम वंडरवाल से जुड़ा है, तुमको भी पता होगा। तो फिर से सुनेंगे कोवेलेंट नाम क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर मोस्टली लोग नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साइज के जो नापते हैं साइज, वो कैसे नापते हैं, तो दो नॉन मेटल जब बॉन्ड बनाया है उनके बीच की दूरी को आधा कर देते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा रेडियस का नाम देंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो एक बच्चा बोला क्या मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस सेम है क्या, ये नापने के तरीके के हिसाब से नाम है क्या, नापेंगे तो सेम ही आएगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि नापने के तरीका पर निर्भर करता है कौन सा चीज कम ज्यादा आएगा। जैसे इसको देखो, नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है तो चढ़ गया एक दूसरे पे, ऐसे जब चढ़ गया तो ऐसे चढ़ा हुआ है, और तुम इसका दूरी लिए न्यूक्लियस का और आधा किए तो एग्जैक्ट नहीं आया, क्योंकि ये देखो इतना कॉमन था, दिख रहा है ना बीच में इतना सा एरिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट साइज आया होगा क्या, नहीं आया होगा ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो ये एक का साइज अगर 2 पिकोमीटर है, तो 2 का साइज 4 होना चाहिए, तो यहां पर आएगा 3.5, तो बोला क्यों, वो उतना एरिया तो एक के ऊपर एक है, वो तो लगभग में आता है, अप्रॉक्स में तो चलता है, एटम है भाई, एटम में तो अप्रॉक्स भी बहुत है, कोई एटम दिखता तो है नहीं, अनुमान में ही सब काम चलता है। तो इसलिए याद रखो कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस और क्या वंडरवाल रेडियस, सबका वैल्यू सेम नहीं हो सकता, सबके वैल्यू कम ज्यादा होंगे, बट ये सब नाम बनाए किसके लिए, यूज कब करना है ये ध्यान रखना है। कोवेलेंट रेडियस नाम कब यूज करेंगे, जब नॉन मेटल की बात होगी, तो ये नॉन मेटल है सब इसमें मोस्टली, इसलिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 70, और ये दिख रहा है आपको कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यहाँ लिख लीजिए क्या, ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ
एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, इंक्रीज तो हो रहा है बट ये इंक्रीज रेगुलर नहीं है। होने वाला तो ये आपको समझ गया कि साइज बढ़ता है, राइट, बट ये इंक्रीज रेगुलर नहीं है बच्चों। आप देखो यहाँ पे 70 से 110 फिर 120, यहाँ कम इंक्रीज है, यहाँ लिख दिया हमने। तो यहाँ से यहाँ सबसे ज्यादा इंक्रीज है, फिर यहाँ से यहाँ स्मॉल इंक्रीज है, सब लिख दिया हमने। और यहाँ से यहाँ भी नॉर्मल इंक्रीज, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो नॉर्मल इंक्रीज। और यहाँ से यहाँ फिर स्मॉल है, वेरी स्मॉल, सबसे कम। अब सवाल है ज्यादा कम क्यों चेंज हो रहा है, तो हम लोग समझते हैं चेंज क्यों हो रहा है, पहले ये समझते हैं। देखो चेंज होता है सेल बढ़ने की वजह से, यहाँ लिखा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल। आपको भी पता, अभी आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, अभी आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ध्यान दो। इसके कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 2p3 आया था, इसके कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p3 आया था। इसका मतलब इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, सेल बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रही है, ये यहां लिखा है। तो यहां से आते वक्त साइज क्यों बढ़ा, सेल बढ़ने की वजह से, बहुत अच्छा। यहां पर देखते हैं आगे हम लोग, फास्फोरस से जब आर्सेनिक आया तो थोड़ा सा ही क्यों इंक्रीज हुआ भाई, यहां भी तो सेल बढ़ा। अब बच्चा बोलेगा सर यहां भी तो सेल बढ़ा, तो अब इधर आओ, यहां पर क्या हुआ है, ड्यू टू बैड शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सब सेल। अब ये क्या है, थोड़ा सा इधर समझते हैं। देखिए ये आपके एटम की बनावट है, थोड़ा सा इसको समझना, अच्छे से भी बताएंगे थोड़ी देर में, बस यहाँ के लिए शॉर्ट में समझते हैं। देखिए एटम की बनावट ही ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा, ये तो सब लोग जानता है। बट क्या तुम इस बारे में कभी सोचे हो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करता होगा, बिल्कुल करता होगा, माइनस माइनस है। तो समझना ध्यान से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले सेल की बात करो, साइज तो इसी से डिसाइड होगा ना, लास्ट वाले से, साइज तो लास्ट वाले सेल से डिसाइड होगा ये कितना फैला है। तो लास्ट वाले सेल पर अगर आप देखोगे, यहां हमने बनाया है, देखो ब्लू पेन से अट्रैक्शन, यानी इस पे खिंचाव का भी बल लग रहा है और रिपल्सन का भी बल लग रहा है। और चूंकि अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए बंधा हुआ है, रिपल्सन ज्यादा रहता तो भाग जाता, घूमता क्यों, तो अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए चारों तरफ घूम रहा है। बट अगर मान लो ये रिपल्सन नहीं रहता तो अट्रैक्शन ज्यादा होता ना, तो जितना इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, देखो अब क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। देखना, अगर हम आपसे पूछे कि टोटल फोर्स बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि नेट फोर्स बताइए, इस पे टोटल कितना फोर्स, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मान लो कोई एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन अट्रैक्शन लग रही हो और 3 न्यूटन रिपल्सन लग रही हो, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, माइनस कर देंगे, अपोजिट है 10 - 3। तो यहां पर भी वही होगा, अगर आपसे हम एफ नेट पूछें किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, तो आपको क्या बताना होगा कि एफ अट्रैक्शन वाला माइनस एफ रिपल्सन वाला, एफ रिपल्सन वाला, यही होगा ना भाई टोटल फोर्स। अच्छी बात है, तो अब सुनना, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करता होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब सब माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बताओ जब माइनस चार्ज की संख्या बढ़ेगी तो फोर्स तो बढ़ेगा, जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा ना। तो तुम बताओ एस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 गो, पी में कितना आता है, 6 गो, और डी में 10 और एफ में 14। तो जब जैसे जैसे डी ऑर्बिटल आएगा, मान लो इसमें डी आ गया, समझना इसमें डी आ गया, यहां पर D10 भर जाता है, याद होगा आपको, यहां से आते समय D10 हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में आप देख लीजिए 3D10। तो जब 3D10 आया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई 3 में, तो सब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगे, रिपल्सन, और रिपल्सन क्या करेगी, इस फोर्स को घटाएगी। मान लो पहले रिपल्सन 3 हो रहा है, अब रिपल्सन बढ़ के 4 5 6, तो तुम्हारा अट्रैक्शन कम हो रहा ना। तो ये जो अट्रैक्शन है ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ये आपको जेड इफेक्टिव बोला जाता है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका जेड इफेक्टिव, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी सेल पर, ऑर्बिट पर जितना टोटल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, माइनस करने के बाद रिपल्सन वाला, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्लियर हुआ। दूसरी बात, शिल्डिंग किसको बोलते हैं, ये जो रिपल्सन हो रहा है ना वो शिल्डिंग है, समझ में आया। रिपल्सन को क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी थोड़ी देर में समझेंगे, अभी आप थोड़ी देर में समझिए कि जो रिपल्सन हो रहा है यही आपका शिल्डिंग है, और रिपल्सन बढ़ेगा तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है तो शिल्डिंग कैसे बढ़ेगा, दिमाग में लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर एस ऑर्बिटल आया तो शिल्डिंग 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम रिपल्सन करेगा। पी आया 6 इलेक्ट्रॉन कम करेगा, इवन एस से तो ज्यादा करेगा लेकिन कम करेगा। फिर डी आया, किसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो बढ़ा ना रिपल्सन। जितना रिपल्सन बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन को क्या करेगा, घटाएगा।
जितना रिपल्सन बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन को घटाएगा, जेड इफेक्टिव को घटाएगा, समझ में आ रहा है ना, नेट अट्रैक्शन को घटाएगा। अच्छा, जितना अट्रैक्शन कम होगा साइज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही है? बताओ बच्चों। और स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट और कोही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। स्क्रीन करना और सील्ड करना एक ही वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? घेरना, घेरना, राइट। सील्ड करना, स्क्रीन करना, स्क्रीन कवर। तो ये घेरते कैसे हैं ये लोग, ध्यान से देखेंगे। तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये घेर लिया, तो ऐसा समझो, इसने इसको रिपेल कर दिया ना। घेर लिया मतलब न्यूक्लियस तक पहुंचने से रोका, इसके न्यूक्लियस के इसके फोर्स को घटाया, इसी को स्क्रीन करना बोलते हैं। तो बोलते हैं हम लोग द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electron, शॉर्ट में लिखते हैं हम थोड़ा, V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू inner cell electron is called screening effect और सील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी हुआ ना, यहां सिखा रहे थे हम, अभी लिखा भी है। तो मैं अगर ये रिपल्सन नहीं होता तो कमी नहीं होता ना, समझ में आ रहा? पूरा का पूरा अट्रैक्शन, लेकिन अभी तो कम होगा। ये इसको धकेल के, कौन किसको धकेल रहा है? देखो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को धकेल रहा है, ये बात क्लियर है ना? अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को धकेल रहा है, तू भाग दूर, और धकेल के साइज बढ़ा सकता है ना। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी हो जाती है। किसके किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये देखो, माइनस मतलब डिक्रीज ही बोलते हो ना, यही डेफिनेशन लिखा है, माइनस मतलब डिक्रीज, इसको लिख दिया हमने, माइनस एफ को ही लिखा, देखो माइनस मतलब डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा रहा हो? अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके वजह से घट रहा है? ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन के वजह से, अंदर वाला डिस्टर्ब करता है। समझ में आया ना? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जैसे 3D वाला किसको रिपेल करेगा? 4s को करेगा। 3D वाला किसको रिपेल करेगा? 4s को। 3 वाला 4 को करेगा, 4 वाला 4 को नहीं कर सकता, 4 वाला किसको करेगा? 5 को। ये अंदर वाले को रिपेल करके कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, समझ रहा है ना? नहीं समझा? मान लो ये इसको रिपेल किया तो क्या बिगड़ गया? उससे फायदा ही हो गया उसको। तो कैसे फायदा हो गया? देखो ये इधर धकेला, ये भी इधर धकेला, दोनों जुड़ जाएगा। वेक्टर समझता है ना? फोर्स में वेक्टर रूल लगता है, एक फोर्स इधर दूसरा भी इधर, तो प्लस हो जाएगा। घटेगा कब? जब दूसरा कैसा हो? उल्टा। उल्टा कब होगा? जब अंदर वाला धकेलेगा किसको? बाहर वाले को। क्लियर है क्या? सभी लोग हाँ करेंगे? क्लियर है कि नहीं है? बताओ क्लियर है कि फिर से एक बार बताएं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको जब धकेलेगा, ऐसे धक्का मारेगा रिपल्सन, तो ये इधर चला जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस उधर ही खींच रहा है। तो इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अंदर वाले को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बताओ। अरे इसको इसने भी धकेला और ये भी खींच रहा है, तो इसको क्या हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा हुआ कि कम हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा हुआ ना। तो बाहर वाला जब धकेलेगा अंदर वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? अब देखो उल्टा सोचो, देखो इस पर सोचो, इसको इसने इधर फोर्स लगा दिया इधर की तरफ, और न्यूक्लियस किधर लगा रहा था? इधर। तो न्यूक्लियस इधर लगाया 10 न्यूटन, धकेल दिया 3 न्यूटन इसने, अंदर वाले ने 3 धक्का मार दिया। समझ रहा है ना? ये इसको धक्का मारा, हम इधर एरो बना रहे हैं, समझता है फिजिक्स को इतना। तो इसका फोर्स कम हो गया कि नहीं हो गया? 10 लग रहा है क्या अभी? क्या इस पे अट्रैक्शन 10 लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। कितना लग रहा है?
तो क्या हो गया, इसने इसको रिपेल किया तो अट्रैक्शन फोर्स, इसने इसको, इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब रिपल्सन किया तो क्या हो गया, फोर्स आपका बोलो बढ़ गया घट गया, कम हो गया, कम हो गया बच्चों, कम हो गया। इसी डिक्रीज हो जाने के प्रोसेस को, ये जो अंदर वाला रिपेल करके बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स घटा देता है उसी को शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो आप डायग्राम देख सकते हो, बना हुआ है, बोलोगे तो हम फिर से बना दे रहे हैं। देखिए फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस जेडी, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस जेडी, समझता है नहीं है, जेड एटॉमिक नंबर है और ई चार्ज ऑन ए वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता है, सबको पता है ना, और जेड एटॉमिक नंबर, 10 को प्रोटॉन है तो 10 ई, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, एक अंदर सेल बनाओ और एक बाहर सेल बनाओ, देखो इधर ध्यान से सभी लोग, यहां एक इलेक्ट्रॉन आप बना लीजिए, यहां मत बनाइए, यहां बना लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो, और यहां एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला। ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये हो गया एफ अट्रैक्शन, क्या हो गया बच्चों, ये एफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है बताओ, इधर रिपेल कर रहा है, धकेल रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों मिलके इसके खींचने वाले फोर्स को घटा देंगे ना, तो ये डिक्रीज हो जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जितना डिक्रीज हो गया उतना शिल्डिंग इफेक्ट हो गया, ज्यादा डिक्रीज होगा तो बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है, ओके, सबको समझ में आ गया। अब एक बात समझेंगे, अब एक बात समझेंगे, अब इसका मतलब कि इनर ऑर्बिटल, देखो ये इनर है, इनर सेल है, और ये आउटर सेल है, तो इनर वाला रिपेल करता है आउटर को, ये बात क्लियर हो गया, आउटर वाला इनर को करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमने दिखाया तो अच्छा ही है उसके लिए, और बढ़ेगा अट्रैक्शन उसमें, समझ में आया था ना। अभी बाहर वाला अंदर वाले को धकेलेगा तो कोई नुकसान नहीं है, अंदर वाला बाहर वाला धकेलेगा तो नुकसान है, उसका फोर्स घटेगा, न्यूक्लियस की तरफ फोर्स कम हो जाएगा। तो इनर वाले की बात हम लोग करते हैं, तो ये जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, ध्यान सुनेंगे, दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहले अगर देखना इधर, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल इंक्रीजेस, ये जो अंदर का सेल है उसमें अभी दो गो इलेक्ट्रॉन है, दो गो रिपेल कर रहा है, अच्छा तीन गो रहता तो तीनों करता, चार रहता तो चारों करता, इस बेचारे की दुर्गति हो जाती, दुर्गति हो जाती कि नहीं हो जाती, अभी दो ही लोग धर लती आ रहा है, चार लोग लती आएंगे, लाते खा के मर जाएगा वो। तो इसका मतलब कि अंदर वाले ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ेगा। एक एक चीज समझो, ये एरो को देन पढ़ते हैं, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा, ध्यान से समझना, जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो अट्रैक्शन तो कम होगा ना, ये एफ नेट कम होगा कि नहीं होगा, नेट फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा हो क्या होगा, नेट फोर्स को ही हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं क्या, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नहीं जानते हो तो उसका भी डेफिनेशन लिख लेना। न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। सब बताते हैं हम, एक सेकंड रुक जाओ। शिल्डिंग इफेक्ट क्लियर हो रहा है क्या, बताओ बच्चों। तो पहला एक इस पे डिपेंड कर रहा है, देखो हम 1 लिख रहे हैं, पहला एक डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल, अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है उस पे निर्भर करता है, उस पे निर्भर करता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताएंगे। दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन ठीक है, इसके बाद सुनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन जेड, जेड पे डिपेंड करता है, जेड यानी एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर, इसी एटॉमिक नंबर को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। इधर सुन लो, न्यूक्लियर चार्ज क्या है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस पे, चार्ज यानी चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। या इसको कोई ऐसा भी लिख देता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। याद रखो, न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या है, ZE। यहाँ लिखा है ना हमने, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ZE। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है बच्चों, प्लस ZE। अब आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ठीक है। अभी हमने बताया था जेड इफेक्टिव यानी नेट टोटल, यहां तो लिखा है F नेट, यानी घटने के बाद जो फोर्स बचा उसमें। देखो, द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज या द रिड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, the reduced nuclear charge due to shielding effect। shielding effect समझ रहा है, रिपल्सन। shielding effect जब भी आए इसका मतलब रिपल्सन, is called effective nuclear charge। is called effective nuclear charge, ठीक है। Z effective का फॉर्मूला भी है, इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z जहां पर Z क्या है, Z ये है न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ रिपल्सन, समझ रहा है ना। इस रिपल्सन को ही तो स्क्रीनिंग बोलते हैं, रिपल्सन को ही क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। चलिए अब पूरी बात एक बार अपने देहाती भाषा में समझते हैं, देहाती भाषा में एकदम मजा आ जाएगा। तुम बोल रहे हो कि क्या सर गज पचा दिए माथा, नहीं तुम्हारा माथा गज पचा गया होगा। मेरे को भी जब पहली बार टीचर पढ़ाया ना तो साला गोल गोल घूम गया दिमाग में, अरे क्या पढ़ा दिया यार, कौन पढ़ा कौन घटा। जब हम एकदम गौरानी भाषा में बात करते हैं, इधर सुनो रे, चलो सभी लोग ध्यान दो। तो सब लोग बचपन से ये इसको समझता है, बाकी ये दो चीज नया समझता नहीं है। चालू कर रहा, हाँ ठीक है। तो ये दो चीज आप बचपन से एक चीज समझते हो, ये देखो सबसे सिंपल बात कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता है, ये परम सत्य और ये हम जानते हैं, बराबर। तुम प्रफुल्ल के घर गए और तुमको पता चला कि प्रफुल्ल के घर वालों में बहुत एकता है, बाहर से दिखते सब लोग एक साथ रहते हैं, वो कंबाइंड फैमिली, अपने को लगता है बाप रे बहुत अच्छा आइडियल घर होगा। आप घर गए तो पूरा एकता ऐसा आप मान रहे हैं। जब आप घर में गए तो असली बात पता चली। क्या बात पता चली कि घर में दो परिवार है, जो दो भाई वो आपसी में बनता नहीं है, थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता है बात बात में, समझ में आ रहा। तो आपसी जो झगड़ा है जिससे रिश्ता थोड़ा कमजोर होते जा रहा है, एक दिन बंटवारा हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, समझ में आया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो आपसी झगड़ा होने की वजह से जो रिश्ता उनका कमजोर हुआ है, जो प्रेम पहले 5 साल बाद था, अभी 5 साल बाद थोड़ा शक रहता है, वो कुछ बोलता है तो शक करता है, पता नहीं सही बोल रहा होगा कि झूठ बोल रहा होगा मेरे बारे में,
तो वो जो अभी प्रेम बचा है वो क्या आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया क्या? नहीं यार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फुल का अच्छा एग्जांपल नहीं जाता। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा न्यूक्लियस, जितने फोर्स से जो आप सोच रहे हो वो है न्यूक्लियर। आप ये सोच रहे हो बट असली में ऐसा होता नहीं है कभी भी। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं। अच्छा ये असली में किसमें होगा पता है? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, दो ही वो इलेक्ट्रॉन हो तो रिपल्सन नहीं के बराबर है। लेकिन जैसे सेल बढ़ने लगता है, इधर ध्यान दो, सेल 1 2 3 सेल आने लगे तो सब आपस में एक दूसरे को रिपेल भी करना चालू कर देते हैं। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करता है, उसी रिपेल करने की आदत को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया? रिपल्सन की वजह से ना फोर्स घटेगा अट्रैक्शन वाला। यहाँ क्या लिखा है? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का फोर्स जो घट जा रहा है और ये घट जाने के प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। मतलब क्यों घट रहा होगा? रिपल्सन से, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना रिपल्सन को बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्लियर हो गया? सीधी बात रखना कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अंदर अंदर, दिमाग में डालो इसको, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अंदर अंदर, परिवार में जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतना झगड़ा होगा। ये बात तो पक्का है ना? पक्का है कि नहीं है? पहले दो भाई थे, उनके शादी हुई, दो बीवी आ गई, बच्चे हुए, दो और आ गए, ले 6 लोग हो गए। अब तो झगड़ा होगा, बच्चा बच्चा झगड़ा करेगा, बीवी बीवी झगड़ा करेंगे, फिर भाई भाई भी हो जाएगा अंत में। बराबर है कि नहीं? भाई भाई तो एक साथ थे पहले। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट चल रहा है परिवारों में भी, दिख रहा है ना? फैमिली में भी तुम्हारे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है। पैदा हुए तो दो भाई, खूब प्रेम था बचपन से, जवानी तक आते आते न्यूक्लियर चार्ज था। जवानी के बाद शादी हुई, मेंबर बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, सील्डिंग इफेक्ट चालू हो गया, आपस में रिपल्सन, लो वो उसकी बीवी उसको झगड़ा कर दी। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, तो जो घट रहा है, फोर्स घट रहा है ना भाई, रिपल्सन बढ़ रहा है तो अंदर खींचने वाला फोर्स घट रहा है, तो जो घट के बचा, जितना घट के बचा, मतलब समझ रहा है? पहले 10 से खींचता था, अब 3 माइनस हो गया, 7 बचा, तो 7 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ और रिपेल हुआ। 5 कम हो गया तो 5 ही बचा, तो 5 हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? अभी भी आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे। ये फार्मूला हमने अभी दूसरे रूप में लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पे? एफ नेट इक्वल टू एफ अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन लिखे थे ना, उसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखे हैं। जेड इफेक्टिव यानी लगने वाला टोटल फोर्स इक्वल टू, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अट्रैक्शन। और ये क्या है? रिपल्सन। देखो यहाँ लिखा है जेड न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? यहाँ पर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब लिखा है भाई। और सिग्मा, सिग्मा इन स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है? ये डिपेंड करता है रिपल्सन पे, लिखा तो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन पे। अब सवाल है स्क्रीनिंग इफेक्ट कब कम ज्यादा होता है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए अंदर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। ये बात क्लियर हो गया? परिवार में सदस्य बढ़ेगा, अभी तो हम समझा रहे थे आप। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो रिपल्सन ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ये देखो रिपल्सन बढ़ेगा तो एफ जेड नेट फोर्स, जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलने वाले हैं, वो घटेगा। क्लियर हो गया? सबको ये बात क्लियर हो गया? क्या कोई बार बार इस भाषा का उपयोग किया जाता है केमिस्ट्री में? बोलो बच्चों, क्लियर हो? तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा याद रखना। नेट फोर्स यहां बोल रहा है ना, तो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर नहीं समझ रहा तो इस वर्ड को उठा के यहां कॉपी पेस्ट, ये देखो, न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको ना सीधी बात में याद रख सकते हो, ये नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रख सकते हो, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब टोटल अभी जो लग रहा है, जो हम उम्मीद किए तो वो ये है, लग जो रहा है वो ये है, जो कम हो गया वो ये है, कितना कम हो गया। आ गई समझ में? तो अब मेरे को बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा, इधर ध्यान दो रे, शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, शिल्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है ये क्लियर हो गया? यहां लिखा है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इंक्रीजेस देन रिपल्सन इंक्रीजेस यानी शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? रिपल्सन को शिल्डिंग बोलते हैं, ये बात क्लियर हो गया? रिपल्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताइए? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा? बताओ बच्चों, बाकी लोग भी बताओ, बोल नहीं रहे सब। अगर दो बातें समझ में आ रही है, अगर आपने सिग्मा इंक्रीज कर दिए, सिग्मा कैसे इंक्रीज होगा? रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, बराबर।
रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया, सिग्मा बढ़ गया, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। देन जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, याद रखना। और दूसरा पॉइंट, अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घट गया, कम हो गया, यानी सिग्मा डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जेड इफेक्टिव पे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सी बात है यार, इतना तो बढ़िया बता दिया मैं तुमको। न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, हटा रहा है, रिपल्सन जो कम कर रहा है फोर्स, इतना फोर्स कम हो रहा है, और ये हमको जो मिल रहा है असली में हमको मिल ये रहा है। समझ में आ गया? सब लोग बताएंगे आया क्या समझ में? कुछ लोग बोल रहा तो नहीं आया, वो बताएगा आया क्या समझ में? अगले देखिए, तो हमने आपको एटॉमिक साइज पढ़ा दिया है, जिसमें आपको पढ़ाया गया है कि ऊपर से नीचे आने पर 15 ग्रुप में भी साइज क्या होता है? बढ़ता है। भले रेगुलर इंक्रीज नहीं है, लेकिन साइज बढ़ता तो जरूर है, साइज बढ़ता जरूर है, रेगुलर इंक्रीज नहीं है। यहां पर जहां पर डी और एफ घुसा है वहां पर इंक्रीज थोड़ा सा कम हो गया था। मध्य प्रदेश देखिए तब तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पढ़ रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन सब लोग जानता होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मतलब दो बातों को आपको ध्यान देना है, एक रिक्वायर्ड मतलब एंडोथर्मिक, याद रखना है, रिक्वायर्ड मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, पहली बात ये समझ जाना चाहिए। और एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकालना है, मतलब एक के बार ये नहीं कि 2 गो 3 गो निकाल लिए, एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे, ऐसा ठीक है। एक फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब एक एटम में से एक एटम होना चाहिए, अकेला एटम और गैस होना चाहिए। सॉलिड है तो पहले गैस बनाएंगे, सॉलिड होगा तो पहले गैस बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो यहां पर एक एक्स एटम है, गैस है, एटम है, इसको हमने इतना एनर्जी दिया तो प्लस साइन होगा, तो ये आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले पहला वाला तो फर्स्ट बोलेंगे। फिर ये आयन है और हम इसको फिर एनर्जी दिए तो इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, और ये लार्ज पॉजिटिव है। इससे क्या पता चला कि फर्स्ट वाले से ज्यादा एनर्जी सेकंड वाले में लगेगा। कोई बोला क्यों? तो बोलना आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन आयन एटम से निकालना आसान है। क्यों भाई? क्योंकि एटम पे चार्ज नहीं है भाई, जिसपे प्लस चार्ज है उसको माइनस से तो प्रेम होगा ना, और तुम प्लस वाले से माइनस खींच के ले जा रहे हो। कैसा शेर के सामने मटन रखा और तुम सोच रहे हो हम खींच के ले जाएंगे, ले जाओ, देखते हैं तुम में कितना हिम्मत है, ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। तो वैसी प्लस चार्ज वाले आयन से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा तो लगना चाहिए भाई, इसलिए यहां पर लिखा है देखो कि फर्स्ट वाले से ज्यादा एनर्जी सेकंड वाले में लगता है और सेकंड वाले से थर्ड वाले में लगता है। बट ये कभी कभी गलत भी होता है, अगर ये वाला मोर स्टेबल है तो मतलब अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कम भी हो सकता है, हम बताएंगे अगर मिलेगा तो एक्सेप्शन। एक जनरल ट्रेंड हमने यहां लिखा है, जनरली दूसरी बार निकालने जाओ तो मुश्किल होता है जनरली। अब आते हैं हम लोग ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा था, तो साइज का उल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो घटेगा, सरसरा के देखो घट रहा है। ये सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का। याद रखना नॉन मेटल का ज्यादा ही होता है, मेटल का कम होता है, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ओके, नॉन मेटल देते नहीं, यहाँ देने की बात चल रही है। तो यहां लिखा भी है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीधा रिश्ता साइज से होता है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई सवाल पूछे जनरली साइज ही जवाब होता है, या तो साइज, दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट, तीसरा हाफ फील्ड, तीन ही रीजन है। देखो 11th पढ़ना चाहिए आपको, 11th में पढ़ाया गया आयनाइजेशन एंथैल्पी के 3 फैक्टर हैं, पढ़ाया ना हमने 11th में पढ़ाया ना आयनाइजेशन एंथैल्पी के 3 फैक्टर, एक तो साइज, दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट और तीसरा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। याद रखेंगे, हम बताते जा रहे हैं। तो पहला यहां पर जिम्मेदार साइज है। अब आ जाओ यहां पर ग्रुप 14, 15, 16, इधर से इधर जाते हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल में इधर आ जाइए, ग्रुप 14, 15, 16, इधर से इधर जा रहे हो तो साइज तो घटता है, साइज का उल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज का उल्टा है, तो ज्यादा किसका होना चाहिए? 15 और 16 में 16 का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है ज्यादा किसका? 15 का। कोई बोला काहे भाई? अब यहां से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, देखो कि वाई नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, वाई फास्फोरस का आयनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो जवाब एक ही है, बिकॉज 15 वाले हाफ फील्ड होते हैं। देखो NH2 NP3
कल ही पढ़ाए थे। p हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें p4 है, इसमें क्या है NH2 और Np4 है, तो ये आधा से ज्यादा भरा हुआ है, आधा से ज्यादा या आधा से कम वाला कम स्टेबल होता है, या तो आधा होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए भरा हुआ। यहाँ लिखा भी है नाइट्रोजन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन ग्रुप 16 एंड ग्रुप 14, 14 से भी ज्यादा और 16 से भी, 14 से ज्यादा होगा ही क्योंकि साइज का उल्टा, इधर से इधर साइज घटा तो नाइट्रोजन एंथैल्पी बढ़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि साइज का उल्टा क्यों नहीं हुआ। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का दूसरा फैक्टर याद करो, स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर हाफ फील्ड वाला कारण आ गया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, तो अगला प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आप याद रखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ा जाता है, आयनिक में नहीं। क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड? तो दो एटम अपने में आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। देखो यहाँ पर H और Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब होता क्या है कि आप जब शेयरिंग करेंगे तो उसमें से अगर कोई एटम छोटा साइज का रहा, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा वाला एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन को, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर से न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इसके तो अपना तो खींच ही रहा है, बस दूसरे का भी खींच सकता है। छोटा साइज होने की वजह से इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के पास में आ गया, छोटा, नहीं तो बड़ा रहता तो दूर रहता। तो ये क्या करेगा, दूसरे बाजू वाले के, अपने संपत्ति तो ठीक है, दूसरे के संपत्ति पे नजर मार रहा हो, समझ में आ रहा, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ। और खींचने से क्या होगा, खींचने से क्या होगा, देखो ये एरो बनाया हमने, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने खींच लिया, और खींचने से इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं डेल प्लस, और थोड़ा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने की ही आदत को, समझ में आ रहा, दूसरे की संपत्ति को छीन लेने की आदत को क्या बोलते हैं, रंगदारी बोलते हैं हमारे बिहारी भाषा में। रंगदारी समझता है, नहीं समझता है? रंगदारी मतलब देना पड़ेगा वैसा हाल है, ये क्लोरीन रंगदारी कर रहा है, और इसको हम लोग अपने केमिस्ट्री के भाषा में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। समझ में आया? क्लोरीन क्या हो गया, छोटा साइज है, उस वजह से उसके हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सकता है, और ये खींच लेने से इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, इसको फायदा तो माइनस, और इसको नुकसान तो प्लस, गया इलेक्ट्रॉन तो प्लस, गेन तो माइनस। इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहां लिखा है द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है बॉन्ड वाला, उसको खींच लेने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। अच्छा, खींच लेने के बाद बच्चों इस बॉन्ड का नाम बदल जाता है। पहले इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे थे, अब ये नाम बदल के पता है क्या नाम हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम हो जाएगा इसका, पोलर बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोई आपसे पूछ सकता है पोलर कंपाउंड क्या है, इस कंपाउंड को पोलर कंपाउंड, पोलर बॉन्ड क्या है, तो जब खींच लिया जाए, प्लस माइनस चार्ज आ जाए, समझ में आ रहा, तुम्हारा संपत्ति कोई छीन ले तो बोलेंगे तुम पोलर हो गए चलिए अब आ जाइए, ये खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता नॉन मेटल में है, सब लोग नहीं खींच सकता, रंगदारी सब लोग नहीं कर सकता, पावर होना चाहिए। तो नॉन मेटल की बात हो रही है, नॉन मेटल और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। नॉन मेटल लेता है, मेटल दे देता है। ठीक है, तो याद रखना, जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका अच्छा है, समझ जाना वो नॉन मेटल है। ओके, चलिए यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हमने एक आइडिया दिया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज का बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब अगर जिसका साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। अभी हमने बता रहे थे छोटा होने से फायदा है इनको, तो जो छोटा होगा वो ज्यादा खींच लेगा। तो आपको भी पता होगा फ्लोरीन सबसे छोटा आइटम है, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। देखो ये ग्रुप 15, 16, 17, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज कमता है, साइज कमने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, और फ्लोरीन सबसे बेस्ट नॉन मेटल भी होगा, क्योंकि हमने बोला नॉन मेटल की पहचान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से होती है, राइट। ओके, अब हम लोग अपने ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि ग्रुप 15 पे चर्चा है। ग्रुप 15 में भी ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, और ये साइज का उल्टा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। माइंड द वर्ड, मार्क द वर्ड, स्टार लगा के लिख लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रॉपर्टी में कोई एक्सेप्शन कभी भी नहीं होता, हमेशा साइज पर ही निर्भर करता है। तो साइज क्या हुआ, नीचे जाने पर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगा। यहां लिखा है देखो, साइज इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। अब बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल की आदत है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटल की नहीं, और हम मेटल की बात कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे जाने पर घटा था तो ये बढ़ेगा, बस सीधी सी बात है, नो बकवास। आखिरी वाला मेटल है, तुम जानते हो, कल हम पढ़ाए थे, ये दो नॉन मेटल, ये मेटल वायर और ये मेटल है। नीचे जाने पर मेटल होने की आदत बढ़ रही है, कोई बोला ऐसे क्यों, तो तुम बता देना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है, इसीलिए नॉन मेटल होने की आदत घट रही है, इसीलिए। आ गई बात समझ में, बहुत आसान है, आप नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग का एटॉमिसिटी। आप बचपन से सुने होंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम जुड़ के स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। फिर से आप जानते हो कि एटम एक अनस्टेबल होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ता है तो वो स्टेबल बनता है। तो अब कितने एटम जुड़ के वो स्टेबल हो जाता है, कितने लोगों को जोड़ के वो स्टेबल हो जाता है, उसको इसका एटॉमिसिटी बोलते हैं। देखिए आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन N2 गैस प्रकृति में घूम रहा है, स्टेबल है नाइट्रोजन गैस। तो कितने एटम जुड़े नाइट्रोजन के स्टेबल होने के लिए? 2 गो। ठीक है, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। डाई एटॉमिक बोले, एटॉमिसिटी 2। अब देखिए इन लोगों का 4 हो गया, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है और बाकी लोग इस ग्रुप वाले 4 एटम जुड़ते हैं, यानी टेट्रा एटॉमिक है। ये सवाल आता है, बहुत जबरदस्त सवाल है। वाई भाई नाइट्रोजन काहे 2 एटम जुड़ता है, बाकी लोग काहे 4-4 को जुड़ते हैं? तो सवाल का जवाब बहुत आसान है। क्या आप सिग्मा और पाई बॉन्ड जानते हैं? नहीं जानते तो आपको समझाते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड बनती है बच्चों ऐसे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। ये एक एटम है, मान लो ये एक एटम है, इसका पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बोलता है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल ऐसे। और इसके साथ साथ ये वाला ऑर्बिटल अगर ऐसे चिपकेगा पैरेलल में तो इससे पाई बॉन्ड बनता है, शायद आप लोग जानते होंगे। दोनों एक साथ होना चाहिए। अब देखो ये एटम, समझना, ये एटम ऐसे चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते, ये अंगूठा चिपक गया, देखो इधर चिपक गया, पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा, समझा? अब अगर एटम बड़ा हुआ साइज का तो ऐसे तो चढ़ जाएगा, लेकिन ये पहुंच नहीं पाएगा, वहां तक दूर रह जाएगा। समझ में आ रहा? ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि चढ़ने का भी एक लिमिट होता है। नहीं तो बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा तो रिपल्सन करेगा ना, न्यूक्लियस पास में जाएगा, टक भगा देगा। समझ रहा? 2 एटम, इमेजिन करो कि हम डायग्राम बना दें। देखो ये 2 एटम है, टक टक, और एक दूसरा एटम है ऐसे चढ़ गया। अब ये ज्यादा पास नहीं जा सकता, ज्यादा पास जाएगा तो न्यूक्लियस रिपेल करने लगता है, चढ़ने नहीं देगा, न्यूक्लियस रोक देगा। अब मत आओ, तो पाई बॉन्ड नहीं बना, ये देखो दूर रह गया, अंगूठा पहुंचा नहीं। अगर एटम छोटा रहता है, देखो मुट्ठी बांध लिया, एटम छोटा हो गया। वाह क्या मस्त एग्जांपल दिया। ये छोटा एटम देखो अंगूठा पास में, अब इसको चढ़ाओगे एक ऊपर, अंगूठा चिपक गया, टक पाई बॉन्ड बना। समझ में आया? पाई बॉन्ड बना। सिग्मा तो बना ही बना, सिग्मा इसको बोलते हैं। लेकिन अगर बड़ा एटम रहा, ये देखो बड़ा एटम, अब चढ़ाओ, तुम इतना चढ़ा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, पाई नहीं बना। तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो नाइट्रोजन से लोग बड़े हैं ना साइज में, तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। सिंपल याद रखना। पाई बॉन्ड को बच्चों पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पी पाई। तो ये डाई एटॉमिक क्यों है आपसे पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर रीजन बता दे रहे हैं, यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, हम यही लिख दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज it can form p pi बॉन्ड। ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए बात खत्म, ये इसका कारण है। और ये लोग नहीं बना सकते, दे कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दे कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये लोग सिर्फ सिग्मा बना सकते, पाई नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पर ये 4 गो एटम जुड़ा है, देखो ये फास्फोरस इससे क्या बना है? सिग्मा। पहला बॉन्ड जो बनता है सिंगल वो सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा। फिर ये फास्फोरस इससे क्या बना है? सिग्मा, और ये फास्फोरस इससे सिग्मा। 2 गो बॉन्ड बनेगा तो पाई, एक के वो सिग्मा बनता है, उसके बाद अगला जो बनेगा वो पाई होता है। ठीक है, तो सब एक ही को एक बॉन्ड बनाया है दूसरे के साथ, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा ये बनाया, 3 सिग्मा ये, काम हो गया, स्टेबिलिटी भी हो गई। इसीलिए लोग टेट्रा एटॉमिक होते हैं। चलिए आ गया होगा समझ में, तो आपने बढ़िया मजा लिया। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करो। बॉइलिंग पॉइंट समझता है ना, जिसपे वो लिक्विड गैस बन जाए। बॉइलिंग पॉइंट मास बढ़ने से बढ़ता है, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो आपको पता है नीचे आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की। देखेंगे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग पे, कौन कितना चिपक के पैक हो सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन है आर्सेनिक का, सबसे ज्यादा याद रखना। इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ा फिर घट गया, सबसे ज्यादा किसका है? आर्सेनिक का। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15 आर्सेनिक। अब आते हैं एलोट्रॉपी पे। एलोट्रॉपी आपने सुना होगा, कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लूरेन। एलोट्रॉप यानी रूप, देखो तीनों कार्बन से ही बने होते हैं, समझना। डायमंड भी कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, बकमिस्टर भी कार्बन से बनता है, बट इनकी प्रॉपर्टी अलग है। तो एलोट्रॉप क्या बोलते हैं? देखो द डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट रूप ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। प्रकृति में अलग अलग जो रूप दिखते हैं
जैसे भगवान के अलग अलग रूप हैं, वो लोग एलोट्रॉप्स ऑफ गॉड हैं। समझ में आया? शंकर भगवान, गणेश जी, ये सब मिला करके एक ही भगवान है, बट इनके रूप अलग अलग हैं, तो वही एलोट्रॉप्स हो गया। ठीक है, हाँ, विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल अलग होती है। फिजिकल मतलब अपीयरेंस अलग होगा, लुक अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, डेंसिटी अलग होगा। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी आप बचपन में पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल में पढ़े ना, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस पढ़े हो कि नहीं, और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन, तो रिएक्शन करने की क्षमता सेम होगी लेकिन फिजिकल अलग होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, कलर वलर अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए ना, इस ग्रुप में बात करते हैं, नाइट्रोजन कोई एलोट्रॉप नहीं बनाता है, प्रकृति में नाइट्रोजन का एक ही रूप है N2। याद रखना, फास्फोरस के 3 रूप हैं, तुम देखे उसमें से 2 गो। देखो रेड फास्फोरस देखोगे माचिस के तिल्ली के ऊपर, माचिस के तिल्ली के ऊपर जो लाल लाल दिखता है, जो जलता है, वो रेड फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस बारूद, बूम, ब्लैक फास्फोरस बारूद, ब्लैक फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस तुम नहीं देखोगे, बॉम्ब है, एक्सप्लोसिव, खुला रख देंगे उड़ा देगा तुमको, बॉम्ब बनता है इससे भी, फास्फोरस खतरनाक। अब देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी के दोनों 2 एलोट्रॉप है, येलो कलर का और ग्रे कलर का, कलर है जैसे यहां भी कलर लिखा था। और बिस्मिथ के भी एलोट्रॉप से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल्टा एलोट्रॉप्स। ठीक है, यानी सबके एलोट्रॉप है, किसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के सबके एलोट्रॉप है। पूरे प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आपने यहाँ 2 बातें ध्यान दी, नाइट्रोजन दो पूरे ग्रुप में अलग ही कांड कर रहा है। देखो ये अकेला डाइएटॉमिक है, बाकी सब लोग 4 लोग जुड़ते हैं। ये क्या है, एलोट्रॉप नहीं बनाता, सब लोग बनाते हैं, ध्यान रखना इसको। नाइट्रोजन की कहानी अलग है, बाद में हम समराइज करेंगे। चलिए, तो अगला प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत है, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और किस किस चीज से चेंज होता है। दो चीजों का राज्य चलता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, खींचने की क्षमता, याद रखना, जो खींच लिया उस पे माइनस, और जिसका गया उस पे प्लस। प्लस माइनस का लॉजिक समझता है ना, प्लस मतलब लॉस, माइनस मतलब गेन। तो खींचेगा कौन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी ऑक्सीडेशन में पूरा राज इलेक्ट्रोनिगेटिव का चलता है। याद रखना, फ्लोरीन सबका बाप है, इसमें सबका खींचेगा, वो देगा नहीं अपना। सेकंड बाप कौन है आपके नहीं, सॉरी सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसमें है, फ्लोरीन के बाद बताओ बच्चों, ऑक्सीजन, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन। ठीक है, ओके, बढ़िया बात है। चलिए, इतना जानते हैं तो आगे आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है, तो कोई भी एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो लॉस करेंगे तो प्लस में आएगा चार्ज, गेन करेंगे तो माइनस में आएगा, या पहले से चार्ज है, तीनों को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और चार्ज प्रेजेंट ऑन ए एटम, एक एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ग्रुप 15, देखो ग्रुप 15 का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 5। हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं, मेरी ट्रिक को दिमाग में डालना। ग्रुप 15 पढ़ रहे हो, मेरे हाथ पे देखना, ग्रुप 15 पढ़ रहे हो, 15 15 15, 5 बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी में उसके, समझना। ग्रुप 15 की वैलेंसी कितनी होगी, 3 वैलेंसी होगी ना, नहीं समझा सर, अरे यार वैलेंसी किसको बोलते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन वो 8 पूरा करने के लिए लेता है या देता है। 5 है तो 8 पुराने के लिए कितना लेगा, 3, तो 3 वैलेंसी है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। मेरी बात को समझना, वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब तुमको ये नंबर देखो, अगली ग्रुप में हम फिर पूछेंगे क्या आएगा। तो वैलेंसी से लेकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक वो लोग चेंज होते हैं। तो 3 से 5, 3 5 कर दिया हमने तुम्हारा। देखो यहाँ -3 +3 +5, -3 मतलब 3 लॉस। देखो हम फील कराते हैं, लॉस मतलब गया आपका, सॉरी माइनस मतलब गेन, खींचना। तो खींचेगा कौन, पता है कौन खींचेगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन दूसरे का भी खींच लेगा। ओके, प्लस मतलब लॉस, देगा कौन, जब उधर खींचने वाला पावरफुल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भैया फील हो रहा है बच्चों। देखो खींचेगा कौन, थोड़ा यहां समझो, NH3, बताओ कौन खींच लेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पावरफुल है, तो इसीलिए नाइट्रोजन पे -3 आया और हाइड्रोजन पे +1 अब एक और एग्जांपल देखो, PCl3 ले लो, अब इसका बॉन्ड बनाओ, P हो गया, Cl हो गया, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। अब बताओ फास्फोरस और क्लोरीन में खींचने की क्षमता किसकी है, ऑब्वियसली फास्फोरस की, सॉरी क्लोरीन की। तो क्लोरीन खींचेगा तो -1 बनाएगा, ये भी -1 है, तीनों एक एक नोच लिए इससे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। समझ में आ गया, प्लस कब आ रहा, प्लस जब आपका कोई ले गया तो प्लस। और कैसे ले जाएगा, अगर तुमसे पावरफुल ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ले जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनिगेटिव में नाम रटो यार, अगर तुमने रिश्ता किससे किससे संभल के बनाना है, फ्लोरीन से संभलना, को खींचेगा आपका, ऑक्सीजन संभलना, समझ जाओ जवानों, समझ में आ रहा, नाइट्रोजन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा, 4 को याद हो गया।
देखो इस फास्फोरस ने क्लोरीन से रिश्ता बनाया, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन नोच लेगा भाई, लालची है क्लोरीन। अच्छा अब देखो एक और ऑब्जेक्ट जानते होगे PCl5, PCl5 हम यहां समझा दे रहे हैं, जगह कम है तो PCl5 देखो 5 आ गया इसमें, फास्फोरस ने 5 को क्लोरीन को पकड़ लिया, क्लोरीन तो भाई इलेक्ट्रॉन लेके ही मानेगा, छोड़ेगा नहीं, सब क्लोरीन ने इससे एक एक इलेक्ट्रॉन नोच लिया, बताओ फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, 5 को, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस, इसीलिए +5 है। ओके अब आ जाइए यहां से, यहां नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, इधर जब जाते हो तो -3 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती है बराबर, क्योंकि -3 सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, यही बनाता है -3, बाकी लोग तो प्लस में बनाते हैं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन खींचता है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इनकी कम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम क्यों है, क्योंकि मेटल जैसे गुण हो गए, मेटल की देने की आदत होती है, इनकी देने की आदत हो गई, समझ में आ रहा है। ओके अब यहां जाइए, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया नाइट्रोजन -3 +3 +5, +5 विथ ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के साथ बस, बाकी हमेशा नहीं। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस 3 5 3 5 कर दिया हमें सबका, बिस्मिथ का बस 3 लिखे हैं, 5 क्यों नहीं लिखे, तो नीचे जाने पर बच्चों 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट जाती है, इसका कारण दिया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट याद रखो, फिर से हम बता रहे, देखो वैलेंसी 3 था, वैलेंसी कितना था 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो ये जो हाईएस्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर है ना, नीचे जाने पर कम हो जाता है स्टेबल, याद रखना क्यों, कारण हर बार इनर्ट पेयर इफेक्ट को दिया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों क्या है, तो यहां पर समझाया जा रहा है, समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, द इनएबिलिटी ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, 6s इलेक्ट्रॉन की इनएबिलिटी है, असक्षम, नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, टू मूव टू 6d, 6s वाला 6d में नहीं जा सकता, ये जो नहीं जाने की वजह से सो ऑक्सीडेशन नंबर डू नॉट इंक्रीजेस बाय 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़ता ही नहीं है, मतलब 3 से 5 नहीं होता है, 3 ही रह जाता है। चलिए यहां पर समझते हैं बढ़ता कैसे, ये फास्फोरस की कहानी है, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, 3 में d होता है, 3 में d होता है, खाली है तो हम 0 लिखे हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में आप देखो इसमें तो पेयर है, इसको नहीं गिनते, अनपेयर गिनते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 3 गो अनपेयर है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है अभी, अगर ये खाली जगह है, इसको एनर्जी मिला तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, तो 5 को इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा, तो ये एक्साइटेड जब होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 तक दिखा सकता है, बहुत अच्छा बात है। बिस्मिथ भी सोचा कि हम ऐसा करते हैं, ऊंचा कुचक के, फोरेप ने रोक लिया, बोला नहीं, नहीं जा सकता तू, फोरेप की वजह से नहीं गया, फोरेप ने इसको रोक लिया, भाई तू नहीं जाएगा, तो बस अब कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 को है, तो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी, 3 रहेगी। ओके तो ये लास्ट वाले के साथ ऐसा कांड होता है, इनका 2 नहीं बढ़ता है, इसी नहीं बढ़ने की एबिलिटी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक एक्सेप्शन जो है नोट में लिखा रहता है, NiF5 अगर ये 5 नहीं बनाता है तो BiF5 नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनता है, फ्लोरीन के साथ बनता है, बिकॉज हमने क्या बोला, फ्लोरीन सबका बाप है, सबका मतलब हम लोग का नहीं, एलिमेंट का, सबका इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाएगा, समझ में आया, फ्लोरीन जबरदस्ती खींच लेगा, तो दे रहा है क्या, नहीं दे रहा क्या, गपागप छुरी मार के ले लेगा, देना पड़ता है, तो फ्लोरीन से कोई पंगा नहीं ले सकते, सबसे पावरफुल है, तो फ्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, तो नहीं दे तो भी लेगा, एग्जिस्ट बिकॉज इट इज होगा, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, या बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, चलेगा ना। अगला सुनो, नाइट्रोजन, देखो अभी तुमने देखा नाइट्रोजन 3 5 करता है, नहीं, नाइट्रोजन 1 से लेकर के 5 तक सब करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अब प्लस क्यों लगाया, थोड़ा फील करो इसको, थोड़ा फील करो रे, तो सबसे बड़ा शेर कौन, फ्लोरीन खींचने में, उसके बाद शेर, सेकंड शेर कौन, ऑक्सीजन, और थर्ड वाला कौन, नाइट्रोजन, तो मान लो ऑक्सीजन गया नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने, या नाइट्रोजन गया, तो अब कौन खींचेगा इन दोनों में, पावर किसका ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है रे, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पे उसके बदले क्या आएगा, प्लस, देखो नाइट्रोजन तीसरे नंबर का शेर बड़ा है, थर्ड नंबर में, अगर वो फर्स्ट या सेकंड से बॉन्ड बना लिया तब तो उसको देना ही पड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमने लिखा प्लस प्लस प्लस, क्यों लिखे, बिकॉज तुमने बॉन्ड किसके साथ बना लिया, ऑक्सीजन, आप फ्लोरीन के साथ भी बनाओगे ना तो यही दुर्गति होगा, आप फ्लोरीन के साथ भी बनाओगे, यहां फ्लोरीन भी लिख दे रहे हैं, तो यही दुर्गतिया होगा तेरा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तुमसे पावरफुल है, नाइट्रोजन को हम बोल रहे हैं, तुमको नहीं बोल रहे, ये दोनों तुम दोनों से पावरफुल है, अगर तुम फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया तुम्हारा नोच लेगा वो इलेक्ट्रॉन, तुम बहुत लोगों का लूटे थे, अब तुम्हारा लुटाया जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अब मान लो कोई पूछे NF3, कोई पूछे NF3, तो बताओ माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होगा, फ्लोरीन माइनस होगा, और नाइट्रोजन का क्या करना पड़ेगा मजबूरी में, प्लस, लेकिन भाई अगर हम NH3 लिख लेते तो जिंदगी बदल गई, अब नाइट्रोजन हो गया, वाह भाई वाह, हम तो गली में शेर हैं, अब नाइट्रोजन -3 और ये प्लस में चला गया, बोलो आ रहा है समझ में, 11 जो पढ़ा होगा उसको थोड़ा ज्यादा समझ रहा होगा,
बिकॉज वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। चलिए, तो आपको एक और छोटा सा टर्म है एनसीईआरटी में बार बार पूछा गया है, कोवैलेंसी। थोड़ा दिल से देख लेना, कोवैलेंसी क्या होता है? तो जितने ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, लास्ट में जितने ऑर्बिटल हैं प्रेजेंट उसको गिन लो। चलिए, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में होता है 2s2 2p3, बंद करना रहे। देखा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा 2s2 2p3, इसमें 2 में d भी नहीं होता है, 2 में d नहीं होता है। तो बताओ कई गो ऑर्बिटल इसके पास है बॉन्ड बनाने के काम में ला सकता है? 1 2 3 4, एक डब्बा को एक ऑर्बिटल बोलते हैं, कल ही बताए थे। तो कितना इसकी कोवैलेंसी होगी? ज्यादा से ज्यादा 4। कोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के लिए जितना ऑर्बिटल आपके पास है उसको हम गिनेंगे। चलिए, कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस गिनते हैं, 6 होता है, 6। आप कोई बोले गिनो सर, ये गिनो 1 2 3 4 5, सब गिन लो, मतलब मारे चट से बस सब कैसे गिन लेगा? जहां तक उसके पास इलेक्ट्रॉन बांटने की क्षमता होगी, भाई संभालना भी चाहिए ना कि बस बांट दो, संभल रहा है नहीं तुमसे इलेक्ट्रॉन। तो 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 4 को तो रहेगा ही पक्का उसके जैसा। डी में ये ज्यादा से ज्यादा 2 तक बढ़ेगा, 5 नहीं भर देगा, डी में भर ही नहीं सकता। कोई बोला क्यों? भाई वो संभाल नहीं पाएगा, उसका न्यूक्लियस उतने दूर तक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा। समझ में आ गया ना? तो यहां पर देखिए, कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस 6 है। इस क्यों? कोई पूछा तो क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। तो ग्रुप 15 में जिसके पास डी ऑर्बिटल है वो सब 6 को बॉन्ड बना सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो 3 को बनाएगा। बढ़िया बात है, सॉरी 4 तक। जैसे देखिए PF6 बनाया हुआ, फास्फोरस ने 6 को बॉन्ड बना लिया। कहा है भाई? तो हम बोलेंगे इसकी कोवैलेंसी 6 है। समझ में आ रहा? 6 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, रख सकता है, वहां तक उसके कंट्रोलिंग के बस में है। तुम बोलोगे सर वैलेंसी तो 5 को है, तो भाई जब वो 6 को बॉन्ड बनाएगा ना तो एक चार्ज भी माइनस खाएगा, 1 रुपया कर्जा भी हुआ उस पर। समझ में आया कि नहीं आया? बना, तुम्हारे पास 5 रुपए कमाई है और तुम 6 लेने की क्षमता रखते हो। भाई हम कमाते 1 लाख है लेकिन हम 5 लाख लोन उठा सकते हैं, हम पटाएंगे धीरे धीरे, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? तो ये 6 तक ही संभाल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कि हम 1 लाख कमाते और 1 करोड़ लोन लेने गए तो बता नहीं पाओगे। तो वैसा ही फास्फोरस की भी एक लिमिट होती है कि आप कितने बॉन्ड बनाने में अवेलेबल है, तो 6 तक, 6 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा।